Hello everyone. As promised, I am here to help you prepare accountancy subject for CUET exam. Accountancy 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में से एक है और आज से हम शुरू करेंगे इसकी तैयारी CUET के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली आपने अकाउंटेंसी क्लास 12th में पढ़ा है, बोर्ड एग्जाम्स भी दिए हैं, पर अब इसे CUET जो कि प्योरली MCQ बेस्ड एग्जाम होने वाला है उसके पर्सपेक्टिव से पढ़ना जरूरी है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में बताया था, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अगर कोई उसे दोबारा गो थ्रू करना चाहता है तो कर सकता है। तो आज हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, हम हर चैप्टर की रिवीजन MCQs के थ्रू ही करेंगे। इससे MCQs की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर मैं आपको कुछ मॉक टेस्ट भी बना के प्रैक्टिस के लिए दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एग्जाम की जनरल इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लेते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो अकाउंटेंसी का पेपर, जो कि एक डोमेन स्पेसिफिक पेपर है, 45 मिनट्स का रहेगा। इसमें आपको 50 MCQs आएंगे, जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे। हर करेक्ट आंसर के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि 40 into 5 विच इज 200, तो ये पेपर 200 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हर गलत आंसर देने पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। पर अगर आपने कोई आंसर अनआंसर छोड़ दिया है तो उस केस में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर है तो आपको मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आपने किसी भी करेक्ट आंसर को मार्क किया है। एक और केस, अगर किसी क्वेश्चन में सारी ऑप्शंस करेक्ट हैं तो उस केस में भी मार्क्स तभी मिलेंगे अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो। पर अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो उस केस में आपने अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, सबको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, एक और पॉइंट, एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैरी करना अलाउड नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस। चलिए अब स्टार्ट करते हैं MCQs की प्रैक्टिस अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप फॉर फुलफिलिंग अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विस, बोथ A and B, और नन ऑफ द अबव। तो क्लियरली ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सेट अप विद द प्रॉफिट मोटिव इन माइंड। रादर ये ऑर्गेनाइजेशंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती हैं और ये सर्विस अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर रही हो सकती हैं, टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कर रही हो सकती हैं, या पब्लिक एट लार्ज को। राइट, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेट अप टू प्रोवाइड सर्विस टू whom? इट्स मेंबर्स, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, पब्लिक एट लार्ज, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि ये किसी को भी, मेंबर्स, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल या पब्लिक एट लार्ज को सर्विस प्रोवाइड कर रही हो सकती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, which of the following are examples of not for profit organizations? Orphanage, school, charitable institution and departmental store। ये 4 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं।
अब इन चारों में से क्लियरली जो पहले तीन हैं, ऑर्फनेज, स्कूल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये एग्जाम्पल्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। पर डिपार्टमेंटल स्टोर एक बिजनेस यूनिट है, ये एक ट्रेडिंग कंसर्न है जो इस्टेब्लिश की जाती है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इस केस में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगी जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, दैट इज ऑर्फनेज, स्कूल और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, तीनों इंक्लूडेड हो। तो अगर मैं चारों ऑप्शंस देखूं ए, बी, सी एंड डी, तो मेरा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी, जिसमें लिखा गया है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristic of not for profit organization? तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये एक नॉट वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये नहीं पूछा गया कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, ये पूछा गया है which of the following is not a characteristic। तो पढ़ते हैं ध्यान से। ऑप्शन ए कह रही है इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड सर्विस ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ मिनिमल कॉस्ट। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जब सर्विस प्रोवाइड करती हैं तो वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं, और अगर वो कोई नॉमिनल चार्जेस लेते भी हैं तो वो इसलिए होती हैं कि उनकी कॉस्ट रिकवर कर जाए। ऑप्शन बी कह रहा है इट मे बी सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। सो दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। क्विकली ऑप्शन सी और डी भी पढ़ लेते हैं। इट इज स्ट्रक्चर्ड इन फॉर्म ऑफ अ चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी, डेफिनेटली दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक। And option D is saying the affairs are managed by a managing committee elected by its members. So this is also a characteristic of not-for-profit organization. तो option B हमारा आंसर होगा because that is not a characteristic of not-for-profit organization. Question 5. Which of the following are sources of income of not-for-profit organizations? कौन कौन से sources से not for profit organizations funds raise करते हैं, income receive करते हैं? तो ऑप्शन ए है subscription from members, that is true. General donations, grants in aid, तो ये तीनों ऑप्शंस ए, बी और सी सही हैं, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, all of the above. Question number 6. Not-for-profit organizations normally do not undertake any business activity. Is this statement true or false, or you cannot say anything? तो यहाँ स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस normally do not undertake any business activity. So this statement is true. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ये बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे वो एक्टिविटीज हैं विच आर अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट अर्निंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंड्स रेज्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज are credited to which account? तो ऑप्शन ए है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी है जनरल फंड, ऑप्शन सी है कैपिटल फंड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन ही नहीं करती, पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन करती हैं जनरल फंड, जिसका दूसरा नाम कैपिटल फंड भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन बी और सी दोनों ही सही है। आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट होती हैं। तो उस केस में जो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसके हिसाब से आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपने ऑप्शन बी या सी में से एक को अपना करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। तो इस केस में हमारे दो करेक्ट आंसर्स हैं, क्योंकि जनरल फंड और कैपिटल फंड मींस द सेम।
तो आप अगर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर लिखाते हैं तो भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर लिखाते हैं तो भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आप इस आंसर को अनआंसर्ड छोड़ देते हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन ए या डी को अपना आंसर लिखाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जाएगी। तो प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करेक्टली अटेम्प्ट करें। Okay, now let's move to the next question. Which of the following financial statements are prepared by not-for-profit organizations? Receipts and payments account ये बनाते हैं, income and expenditure account ये बनाते हैं, balance sheet भी बनाई जाती है, which means our correct answer is option D. तो इस क्वेश्चन में आप ए बी या सी को मार्क नहीं कर सकते, आपको ऑप्शन डी ही मार्क करनी है क्योंकि ऑप्शन डी में ही कंप्लीट सेट इंक्लूड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, which of the following financial statements is not prepared by a not for profit organization? So receipts and payments account तो बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनता है और बैलेंस शीट भी बनती है, ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट अर्न करने के लिए एस्टैब्लिश ही नहीं की जाती तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये नहीं बनाते। रादर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्वेश्चन कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो क्लियरली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Which account provides a summary of cash and bank transactions of a non-for-profit organization? तो ऐसा कौन सा अकाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं वो समरी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस? तो इसका हमारा आंसर होगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। हमने ये पढ़ा है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज सिमिलर टू अ कैश बुक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे सारी रिसिप्ट्स, बी इट ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, बी इट ऑफ करंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर, अगर कैश की टर्म्स में एक्चुअली में कुछ अमाउंट रिसीव किया गया है ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर तो वो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। एंड सिमिलरली be it revenue in nature or capital in nature, be it related to the current accounting year or not, अगर कुछ पेमेंट की गई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो बेसिकली रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एक्चुअली इज प्रोवाइडिंग अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस विद इनफ्लोज ऑन द डेबिट साइड एंड आउटफ्लोज ऑन द क्रेडिट साइड। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाती ही नहीं है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है विच इज वेरी सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स आते हैं और वो भी द वंस विच रिलेट टू करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। तो इसमें हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। Next, which account prepared by not-for-profit organization is similar to profit and loss account? ये तो हम कई बार अब डिस्कस कर ही चुके हैं, तो क्लियरली आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 12th question, why are financial statements prepared by a not-for-profit ऑर्गेनाइजेशन? क्यों बनानी होती है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट? तो ऑप्शन ए कह रहा है टू हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ऑप्शन बी कह रहा है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स मेंबर्स, डोनर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स, ऑप्शन सी कह रहा है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ। तो ये तीनों ही करेक्ट रीजंस हैं, तो हमारा आंसर इस केस में हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Not for profit organizations are established for promoting
ऑप्शन ए एजुकेशन, ऑप्शन बी आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शन सी हेल्थ और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। रादर इसमें हम स्पोर्ट्स और जनरल वेलफेयर बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूड कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उनका ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड सर्विस, राइट, तो प्रोवाइड वेलफेयर टू द सोसाइटी, टू पब्लिक एट लार्ज और टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर हम बात करें इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस, तो वो एजुकेशन वाले एरिया में कवर अप हो जाती है। आर्ट एंड कल्चर में जैसे अलग अलग कला केंद्र आ सकते हैं, हेल्थ में हमारे हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, और अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो अलग अलग तरीके के क्लब्स आ सकते हैं, और इनके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, ब्लाइंड स्कूल्स हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ब्रॉड एरियाज आपको याद रखने हैं और कुछ की एग्जाम्पल्स आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अकाउंटेड फॉर इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो जब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग अकाउंट फॉर होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट तो कैश बेसिस पे बनाया जाता है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी पे किया ही नहीं है। तो अगर एक्चुअली में पे नहीं किया, चाहे वो इस साल का एक्सपेंस है, पर अगर एक्चुअली में पे नहीं किया है तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में अकाउंट फॉर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है डोनेशंस रिसीव्ड। तो जो हमने रिसिप्ट्स एक्चुअली में की ड्यूरिंग द ईयर वो अकाउंट फॉर होंगी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है। दूसरी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑनरेरियम पेड टू सेक्रेटरी, ये भी एक पेमेंट है जो हुई ड्यूरिंग द ईयर, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। पर ऑप्शन डी में वो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, तो क्योंकि वर्ड आउटस्टैंडिंग आ गया है फिर से, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे दो करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप आंसर ऑप्शन बी लिख देंगे तो भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ऑप्शन सी लिख देंगे तो भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे। वंस अगेन लेट मी टेल यू, अगर आपने ये क्वेश्चन अनआंसर्ड छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर कोई मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। और अगर कहीं गलती से आपने ऑप्शन ए या डी को टिक कर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का डिडक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 15, which accounts find a place in income and expenditure account। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के काफी सिमिलर होता है। तो इसमें हम इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स सब इंक्लूड करते हैं, तभी हमारे पास फिगर ऑफ सरप्लस या डेफिसिट निकल के आती है। तो इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विच इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, if the total of credit side of income and expenditure account is more than the total of its debit side, what will the balancing figure represent? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे आते हैं सारे एक्सपेंसेस और इसकी क्रेडिट साइड पे आती हैं सारी इनकम्स। तो अब ये कह रहे हैं अगर टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर, इसका मतलब इनकम इज मोर than the total of debit side which is the expense side। तो अगर इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर होगी सरप्लस। प्रॉफिट या लॉस तो निकालते ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के लिए तो ये एस्टैब्लिश ही नहीं की जाती। तो आपका आंसर सी या डी में से हो सकता था, बट क्योंकि इनकम इज मोर दैन दी एक्सपेंस तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, विच इज सरप्लस। Next, which of the following items find a place in income and expenditure account? अब income and expenditure account में आपने ध्यान रखना है कि कौन सी आइटम्स आएंगी, वो रेवेन्यू नेचर की होंगी, वो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, वो इनकम भी हो सकती है, बट रेवेन्यू नेचर की होनी चाहिए एक चीज। दूसरी चीज, these items should relate to current
अकाउंटिंग ईयर ओनली। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, ये डेफिनेटली एक ऐसी आइटम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अकाउंट फॉर होती है। परचेज ऑफ लैंड, ये कैपिटल नेचर आइटम हो गई तो ये नहीं आएगी। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, अगेन कैपिटल नेचर आइटम हो गई, इसलिए नहीं आएगी। रेंट पेड इन एडवांस, तो रेंट एक रेवेन्यू नेचर आइटम है, बट क्योंकि यहाँ रेंट पेड इन एडवांस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बात कर रहे हैं उस रेंट की जो इस ईयर को रिलेट नहीं करता। तो बी, सी और डी तीनों हमारे आंसर नहीं हो सकते, तो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, which is depreciation of office furniture. Which of the following are examples of capital receipts? तो आपने दो चीजें देखनी है, वो रिसिप्ट होनी चाहिए और वो कैपिटल नेचर की होनी चाहिए। तो लाइफ मेंबरशिप फी डेफिनेटली एक कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम मेंबर्स ये पे करेंगे। बिल्डिंग फंड अगेन एक बड़ा अमाउंट है, एक कैपिटल रिसिप्ट है। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगेन रोज रोज तो फिक्स्ड एसेट सेल होती नहीं है, तो अगर कोई सेल हुई है अकाउंटिंग ईयर में और वहां से पैसे आए हैं तो वो भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट हो गई। इसका मतलब ए, बी और सी तीनों हमारे आंसर्स ठीक हैं, तो एक्चुअली हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। Question 19. Funds required for conducting activities of not-for-profit organizations are received in form of, किस फॉर्म में ये रिसीव किए गए हो सकते हैं? They could have been received in form of subscriptions or membership fee or donations or grants in aid. तो चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं। तो ये फिर से एक ऐसा केस आ गया जिसमें आपने क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आप किसी भी ऑप्शन को अगर टिक कर देंगे, अपना आंसर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। Not for profit organizations may be promoted by individuals, enterprises, both A and B or none of the above. तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक इंडिविजुअल भी सेटअप कर सकते हैं या एंटरप्राइजेस भी सेटअप कर सकती हैं, विच मीन्स इस केस में हमारा आंसर हो गया बोथ ए एंड बी, विच इज ऑप्शन सी। Who owns a not for profit organization? Is the organization owned by its members or donors or trustees or the society? तो एक्चुअली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर नहीं होता, ना मेंबर, ना डोनर, ना ट्रस्टी। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर ओन्ड बाय सोसाइटी, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। Not for profit organizations prepare financial statements for whom? Members, donors, to meet the requirements of law और all of the above। ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया था, तो रीफ्रेजिंग हो सकती है, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इन पुट इन डिफरेंट वर्ड्स पूछा जा सकता है। तो क्लियर कट यहाँ पे हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, विच इज ऑप्शन डी। Which of the following statements are true with respect to receipts and payments account? अब ये स्टेटमेंट्स आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है और आपको ये याद रखना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है। इसमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट्स दोनों अकाउंट फॉर होते हैं। वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं, बस एक्चुअली कैश टर्म्स में वो ट्रांजैक्शन हुई होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ें, it records cash receipts and payments of revenue nature only, तो क्योंकि revenue nature only बोल रहे हैं ये गलत हो गया। सेकेंड, it records cash receipts and payments of capital nature only, तो अब इन्होंने सिर्फ capital nature बोल दिया तो ये भी गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है it records cash receipts of both revenue and कैपिटल नेचर, तो रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर, ये पार्ट तो ठीक हो गया, पर यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कैश रिसिप्ट्स की बात की है, पेमेंट्स की बात ही नहीं की, तो ऑप्शन सी भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी है इट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, तो ये है सही स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इस केस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। Which of the following adjustments are made while preparing receipts and payments account?
जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाते हैं कैश बेसिस पे बनता है, सिर्फ कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज पे फोकस रहता है, कोई आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम या कोई नॉन कैश एक्सपेंसेस अगर हैं वो अकाउंट फॉर नहीं होते। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम, ये नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन नहीं होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी तो कैंसिल आउट हो गया, नन ऑफ द अबव। ए और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन ए में वो आउटस्टैंडिंग और एक्रूड है, और ऑप्शन सी एक एग्जांपल है नॉन कैश आइटम का। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन विच बेसिस। इसकी तो हमने काफी बार डिस्कशन कर ली है। एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनता है कैश बेसिस पर। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, कैश बेसिस। तो इस वीडियो में हमने अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हुए चैप्टर का पार्ट पोर्शन रिवाइज कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के बचे हुए पोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना है कि हर चैप्टर को बहुत थरली करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, और एमसीक्यूज की खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर वीडियोस एंड रेगुलर अपडेट्स do not forget to subscribe to my YouTube channel. So bye bye for now, and thanks for watching this video.